चलो कहाँ तक पढ़ाए थे बाबू? कल जो हम लोग पढ़े थे जैविक अजैविक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैविक अजैविक किया था, लास्ट वीडियो था। आज था कि उपभोक्ता के आधार पर संसाधन दो वर्गों में बांटा गया है। समझना ध्यान से, उपभोक्ता है क्या, उपभोक्ता होता क्या है। जैसे हम कोई चीज को उपयोग करते हैं, तुम्हें क्या चीज की आवश्यकता है? तुम्हें अभी आवश्यकता है किताबों का, भोजन का, और एक रूम की आवश्यकता है, फिर गैस की आवश्यकता है। बड़े लोग होते जाएंगे, उसकी आवश्यकता बढ़ते जाएगी। रुकना, क्या शोरगुल शुरू कर देता है। सुनो पहले ध्यान से, क्या बोले एसएसटी को पहले समझने की कोशिश करो। तो उपभोक्ता मतलब तुम्हें जो चीज की जरूरत है वो चीज हम तुम्हें पूर्ति करें दो तरह से, एक प्राकृतिक और एक मानवीय जैविक। तो इस तरह से जो उपभोक्ता की जो आवश्यकता को पूर्ति होती है वो दो प्रकार की होती है, एक नवकरणीय संसाधन और एक अनवकरणीय संसाधन। हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। उपभोक्ता के आधार पर संसाधन कितने होते हैं? दो, नवकरणीय संसाधन और एक गुड। कहते हैं कि वैसे संसाधन जिन्हें भौतिकी, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवी या पुनः प्राप्त किए जा सके। एग्जीक्यूटिव में पूछता है, ध्यान से एकदम देखो, एक बार एसएसटी पढ़ो, डबल पढ़ने के लिए नौबत नहीं, सिर्फ एसएसटी में सन याद करने के लिए डबल कोशिश करो। अनाथा बाकी जो हिस्ट्री कहानी जो हम पढ़ा रहे हैं तुमको कहानी के रूप में सुनाते हैं, बस एक बार माइंड में रीडिंग करो, सुनने की कोशिश करो, फिर जैसे ही तुमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। जैसे मान लो अभी तुमको 4-5 हाथ कान तो जमा दे, अब फिर हम जैसे उतरेंगे तुम्हारे पास आएंगे तो तुमको याद आएंगे, फिर मारेंगे, ऑटोमेटिक एक भावना उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। सेम इस तरह से पढ़ाई करो, एक बार जब सुन लो तो जैसे तुमको ये वर्ड फिर सुनने को मिलेगा, वो दृश्य तुम्हें आंख पर दिखाई देने लगे, कानों में वर्ड गूंजने लगे, मेरी एकदम आवाज लगे कि हाँ सर ऐसे सामने बोल रहे हैं बैठकर, फटाफट फटाफट ले दनादन दे दनादन फेंकना है एग्जाम में। समझ में आ रहा है? ये हमेशा काम का चीज होता है। ज्योग्राफी इतने तुम लोग ज्योग्राफी मन से पढ़ लोगे ना तो हमको लगता है कि ज्योग्राफी के लिए तुम फैन बन जाओगे, कहोगे ग्रेजुएशन को करना ज्योग्राफी से। जैसे नॉर्मल लोग कहते हैं ना कि घर के लोग लड़की सबको आर्ट्स से पढ़ा दो, साइंस से पढ़ा नहीं चाहते हैं बहुत करके। जो आर्ट्स पढ़ लेगा ना बढ़िया से, वो समझते हो कितने ज्ञानी होता है, बहुत धीरे शक्ति उत्पन्न होता है आर्ट्स में, बहुत पावरफुल है आर्ट्स। वो भी ज्योग्राफी साइंस के चरगुना हार्ड है। जब तुम लागोगे भूमि को पलटने, नदी पढ़ने, पहाड़ पढ़ने, मतलब चढ़ने नहीं, और झरना के बारे में जानकारी लेने, तो धजिया उड़ जाता है। बढ़िया बढ़िया साइंस को पढ़ने वाले स्टूडेंट को हालत खराब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को जानना सबसे तुम्हारे लिए जरूरी होती है। तो इसमें लेट से आते हो, क्लास डिस्टर्ब होता है ऑनलाइन में, बड़ी पीट बुक नहीं, जल्दी आओ। तो रासायनिक यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवी पुनः प्राप्त की जा सकती है। क्या चीज? देखना कैमरा पर लात नहीं लगे, आराम से जल्दी बैठो एकदम, सुनो, आवाज बंद। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सुनना ध्यान से, क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उसको क्या कहेंगे हम? जैसे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, पवन, वन प्राणी, जिन्हें हम सतह और प्रभाव से जैविक साधनों के वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत में आते हैं। जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं वह नवीकरणीय संसाधन के रूप में आते हैं। एक बार हो जाए याद तो उसको कोशिश करो याद। कहते हैं कि अनवकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिसका विकास लंबी अवधि के होता है, लंबे समय लगता है। जैसे हीरा बनने में कितना समय लगता है? बहुत ज्यादा समय लगता है। जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होती है। इस प्रक्रिया में पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तुम लोग याद है एक बार पढ़ा रहे थे हम 9th में भी, तो ये चीज को चर्चा किए थे कि हीरा और मान लो कि हमको चाहिए तो कुछ जीवाश्म ईंधन को अपने आंगन में गाड़ दो, लिख देंगे, नाती को बता देना, अपने नाती को बताएंगे, वो नाती अपने नाती को बता देगा, वो नाती अपने नाती को बता देगा। ऐसे करके 5-6 पीढ़ी बिता दिया जाएगा तो 200 बरस हो जाएगा। फिर ऐसे 10 पीढ़ी, तब उसको खोदा जाए तो कुछ ना कुछ तो खनिज मिलेगा हमें। लेकिन हम लोग उसके लिए देखने लायक नहीं रहेंगे। क्या पता हम लोग को जन्मो नहीं करेगा, नाम निशान तक मिटा हुआ रहेगा, कुछ पता नहीं रहेगा। हम लोग अस्तित्व, हम लोग बनाए हुए घर भी न पता रहेगा। जो हम लोग हाय हाय करके घर बना रहे हैं, इतना जबरदस्ती कर रहे हैं, जैसे तुम लोग को हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तुम अपने माँ बाप का सहारा बनेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा भाई। ये सारी चीज लुप्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सारी अस्तित्व। महात्मा गांधी जो हम लोग चिल्ला रहे हैं, महात्मा गांधी, मोदी जी, सब जाने लुप्त रहेंगे। किन्हीं प्रजाति की तरह नहीं होते, जानवर की प्रजाति लुप्त हो गई वैसे ही लुप्त हो जाएंगे, सब खत्म हो जाने वाले होंगे। हाँ, लेकिन उस समय खदान मिलेगा, क्या पता सृष्टि रहे या ना भी रहे। कुछ ऐसे भी साधन होते हैं जिन्हें पुनः चक्रीय नहीं होती है। पुनः चक्रीय डबल प्रयोग नहीं, पेट्रोल जला दो फिर जला लोगे पेट्रोल तो खत्म हो गया ना। जैसे एक बार प्रयोग होने के साथ उसे समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन को एक बार प्रयोग कर लिया तो फिर डबल हम उसे प्रयोग
नहीं कर सकते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? जिसको एक बार प्रयोग करो, जिसको बनने में लाखों वर्ष लग जाती है, एक बार प्रयोग करने में डबल प्रयोग नहीं कर सकते, उसको कौन संसाधन कहते हैं? अनवकरणीय संसाधन। जिसको हम पुनः चक्रीय, जिसे हम डबल प्रयोग कर सकते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद फिर प्रयोग कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? नवकरणीय संसाधन। कोई डाउट? उपभोक्ता के आधार पर दो संसाधन होते हैं। उपभोक्ता कौन? हमारी आवश्यकता क्या चीज की है, हमें क्या चीज की जरूरत है, हम क्या चीज मांग रहे हैं आपसे, जो चीज मांग रहे हैं, जैसे हमको पैसा की जरूरत है, आपसे पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, पैसा आपसे ले रहे हैं, हम आपके लिए उपभोक्ता हैं। कोई डाउट? शाबाश यार, बहुत अच्छा। कहता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। यहां से टॉपिक बना फिर 4। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? पहला व्यक्तिगत संसाधन। तुम लोग इसके तो विस्तार से जानता होगा व्यक्तिगत संसाधन में क्या आता है बाबू। ऐसे संसाधन जिसकी खास व्यक्ति के अधिक क्षेत्र में होते हैं, जिसके बदले में वह सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर, वन, जायदाद, जिस पर लोगों को निजी स्वामित्व होती है, बाग, बगीचे, तालाब, कुआं आदि ऐसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति के निजी क्या होती है? स्वामित्व की होती है, मतलब अपना अधिकार होती है, रखता है, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे मान लीजिए कोचिंग किसका है? मेरा है, इसमें मेरा अपना पूरे के पूरे अधिकार है, मेरा हक है, हम इसमें आपको ऑनलाइन, जैसे मान लो कि 2011 से पढ़ा रहे हैं, 2025 तक ले ऑफलाइन पढ़ाए, मेरा अधिकार था, नहीं पढ़ाए। 18 वाले कोरोना काल में सब लड़का चिल्लाते रह गए ऑनलाइन पढ़ाई, नहीं पढ़ाए, कुछ भी नहीं, तो मेरा अपना मन का था। अब क्या है, कोई बच्चा नहीं तो भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो मेरा अधिकार नहीं आपको ऑनलाइन पढ़ाना, ऑफलाइन नहीं पढ़ाना है। तो यह जिसपे हमारे अपना अधिकार होता है, अपना कर्तव्य चलता है, उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। अपने व्यक्ति के लिए, अपने लिए करते हैं। जैसे अब पढ़ा रहे हैं, पैसा जो आएगा यह अपने लिए कर रहे हैं, यह व्यक्तिगत संसाधन होती है। जैसे कहता है कि एक क्रियाकलाप की आप अपने परिवार को उपलब्ध निजी संसाधन की एक सूची तैयार करें जिस पर केवल तुम्हारा परिवार का हक हो। बिजनेस, पर्सनल ऑफ बिजनेस, अपना बिजनेस करेंगे, दुकान कर लिए हमने, क्या समझा? दुकान कर लिए, हम अपना है भाई, मन करेगा तो बेचेंगे, मन करेगा तो नहीं बेचेंगे, क्या मतलब? पर्सनल हो गया। तो क्या आपके घर में ऐसा है व्यक्तिगत संसाधन? मान लो हम यादव हैं, 20 को भैंस खरीद लिए, दूध बेच रहे हैं, दही बेच रहे हैं, व्यक्तिगत संसाधन है। गोबरू बेचेंगे ना जी, यहाँ के बकरी के लेड़ी बेचेंगे, तो ये सब व्यक्तिगत संसाधन। बकरी चोरी हो रहा है, आज पता चला था बकरी चुरा लिया सब होली में खाने के लिए, सब दोनों चुरा रहा है सब। भैंसे कौन खाएगा हो, बड़ा गतान, बड़ा सनमर गया सब। नेक्स्ट अगला देखना बाबू, अगला जो टॉपिक है हम लोग का सामुदायिक संसाधन। दूसरा का में क्या आ गया? सामुदायिक संसाधन। समुदाय के दोनों नाम सुनते समझ गया होगा, सामुदायिक सबका, ऐसे संसाधन जिसकी खास समुदाय के अतित्व होती है, जिस पर उपयोग समूह के लिए लुप्त होता है। गांवों के चरण भूमि, कहता है कि शमशान, मंदिर, मस्जिद, परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब, नगरीय क्षेत्र में इसका प्रकार संसाधन है जो सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, गिरजाघर के रूप में संसाधन जो संबंधित समुदाय के लोगों को एक क्या होते हैं? सर्वलभ होती है। इसको हम क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन, जिसमें सबकी काम पड़ती हो। जैसे विद्यालय सामुदायिक है, जितने भी हम लोग पढ़ते हैं समुदाय। जैसे कोचिंग पर्सनल टीचर हम हैं, लेकिन यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, सबको पढ़ा रहे हैं, इसमें सबको फायदा हो रहा है। इसमें हम जाति देख के नहीं पढ़ा रहे हैं, हर किस्म के इसमें बच्चा तुल्य बैठा है, तो ये क्या होगा? सामुदायिक एजुकेशन आ गया। मंदिर में सबको पूजा करने जा रहा है, सामुदायिक हो गया। हॉस्पिटल में सबको इलाज किया जाता है, सामुदायिक हो गया। तो यह जहाँ खेल के लिए, जहाँ पर मैदान है, जहाँ पर खेलने के लिए जाते हैं बच्चा सब, सामुदायिक हो गया। तो ऐसे क्या कहते हैं हम? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। बन जाएगा? क्या बस बहुत इजी सवाल रहता है भाई, कोई खास हार्ड नहीं रहता। नेक्स्ट 3 नंबर में देखना क्या है, 3 का टॉपिक राष्ट्रीय संसाधन। क्या चीज? राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे में देखना, देश की सरकार का वैधिक हक है कि व्यक्तिगत साधनों के अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। आपके गांवों में या आसपास के क्षेत्रों में शहरी विकास, कहते हैं कि प्राधिकरण का एक कोई बोर्ड देखा होगा जिसमें सरकार के भूमि अधिग्रहित करते हुए अधिकृत किया गया है कि भूमि सहित अन्य नगरीय साधनों का एक विकास करते हैं।
समझना ध्यान से क्या होता है। जैसे राष्ट्रीय, जैसे मान लो हवाई अड्डा में बस स्टैंड, जैसे गोपालगंज बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड में हमारे गोपालगंज से 38 जिला में जाने के लिए बस मिलती है, वो राष्ट्रीय अंतर्गत के साथ। जैसे रोड कोयनी NH जो हम लोग के पास में 27 जा रहा है, जिसको 28 भी बोलते हैं लोग, कुछ देर 27 रहता है उसके बाद 28 हो जाता है, तो यह रोड क्या है, राष्ट्रीय साधन है। यह राष्ट्रीय के रूप में आती है, हमारे सरकार के अधीन में आती है। जैसे कि आप जानते हैं किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल, वन, वन्यजीव, समुद्री जीव 200 किलोमीटर, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर देखना, क्लियर करना डाउट को। हमको बुझाता नहीं यार, बिहार बोर्ड किंग पागल बना कर रखा है। इसमें लिखा है कितना, 200 किलोमीटर तक हमारे राष्ट्रीय अंतर्गत में साधन आती है। हम देखे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में बार बार पूछा है 9.8 किलोमीटर, NCERT में खुलेआम लिखा है 9.8। अब किसका बात माना जाए, यहां बताओ। तुम लोग तो छोटा है, तुम लोग क्या बोले, हम पता नहीं यह चीज के लिए कोई टीचर बोले कि ना बोले। बहुत जगह ऑप्शन में मिलता नहीं है। यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन में हम देखे हैं, अब की जो बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है 200 किलोमीटर दिया ही नहीं ऑप्शन में, किसको चूज करोगे? 9.6, 9.4, 9.7, 9.8 बताओ। इसमें तो कितना है, 200 मीटर है, तो नियरेस्ट किसको ले जाएंगे, 9.8। यह चीज को ध्यान रखना तुम लोग, क्योंकि अफसर में नाम देखो, खुलेआम बुक में लिखा है इस चीज को। हम बहुत बार इसको मिलाते हैं कॉमन। इसके पहले वाले 2025 के जो बोर्ड में लड़का था, हमसे पूछा था, तो सर कि आप लोग पढ़ाएं, आप खुद पढ़ाए हैं, 200 किलोमीटर है हमारे समुद्री सीमा के, जो भी हमारे जो राज्य की होती है, तो समुद्र सीमा, जैसे मान लो कि महाराष्ट्र हमारा राज्य है, केरल राज्य है, ये सब चीज जो है गोवा राज्य है, ये हमारे समुद्र किनारे बसा है गुजरात। तो इसका गुजरात सरकार के कितने अंतर्गत में जो समुद्र के जो किनारे जमीन होगा उसका आएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय संसाधन पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो बिहार राज्य, तो गोपालगंज हम लोग गंडक नदी किनारे है, पता चले गंडक नदी के बाद से उधर नेपाल का हिस्सा होता, मान लो उधर चंपारण है, अभी तो अपना ही है, अगर ना होता चंपारण नेपाल को होता, तो गंडक नदी अगर जो मान लो 10 किलोमीटर में होती चौड़ा, कितना 10 किलोमीटर, तो हमारे गंडक नदी में कितना हिस्सा पड़ता, तो हमारे जो मूल बिंदु होती है, पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट से 200 किलोमीटर के अंतर्गत में जितने जमीन है वो हमारे किसका है, राज्य का है। समझ में आया, कोई डाउट? तो गोवा के पास जो समुद्र है, समुद्र से कितना किलोमीटर तक है उसका होगा गोवा सरकार का 200 किलोमीटर, महाराष्ट्र का, केरला का, जितने भी उधर की है समुद्री किनारे के, वो सब राष्ट्रीय 200 किलोमीटर का अधीन में रहेगा। क्लियर हो जाएगा? ऐसी सवाल बहुत बार पूछता है कि हमारे राज्य राष्ट्र स्तरीय संसाधन के अंतर्गत में आने वाली दूरी कितनी होती है, तो 200 किलोमीटर। ऑप्शन में नहीं 200 देता है तो कितना ले जाओगे, 9.8 किलोमीटर को चूज करोगे नियरेस्ट में। गुड। कहते हैं कि अपने गांवों के आसपास के क्षेत्रों में शहरी विकास के प्रक्रियाओं के बोर्ड में देखा होंगे, ऐसी प्रक्रिया को करते हुए देखा है तुमने, कुछ ना कुछ तो होता है ना। जितने प्रक्रिया होती है तो उसके कितनी दूरी आते हैं, 200 किलोमीटर के आते हैं। नागरीय साधनों का विकास भी करते हैं, सच बात है भाई, अपने नागर साधन में जितने विकास है, रेलवे स्टेशन हो गया, रेलवे हो गया, इस सभी किसके अंतर्गत में आते हैं, राष्ट्र के अंतर्गत में यह सारी प्रक्रिया आती है। चौथा जो हम लोग का टॉपिक है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यह क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है, बार बार पूछता है, ध्यान से। अंतरराष्ट्रीय संसाधन में क्या है, ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, तट रेखा से, देखो यहां से देखना, कितना से, तट रेखा से, नहीं मानेगा हो तू लोग, क्या हालचाल किया पीछे, तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर, 200 किलोमीटर किसका अधीन रहता है, राज्य सरकार की। राष्ट्रीय संसाधन आते हैं, पेज नंबर बताओ इसको, ये पढ़ता है रोज के रोज, ज्योग्राफी में इसको समझाते हैं, इसको पेज नहीं हिस्ट्री में खोज रहा हुआ विश्वकुमार का फोटो दिखाई दे रहा है हमको यहाँ से। चलो वीडियो है, कैमरा ऑफ होने दो, उसके बाद उपाय करते हैं तुम लोग का। तो यहां समझना, 200 किलोमीटर किसका है, राज्य का है। 200 किलोमीटर के बाद से किसका आ जाएगा, अंतरराष्ट्रीय अंतर्गत में आ जाएगा, देश के लिए आ जाएंगे। जैसे हम लोग, तुम लोग को याद होगा लोकतंत्र में ये चीज पढ़े हैं कि हमारे देश में सरकार जो चलती है दो तरह की, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार भी हमारे देश को देखता है ना, यार जैसे मोदी जी एक केंद्र सरकार के अंतर्गत में आते हैं, संसद लोग, तो ये सारी केंद्र सरकार के अंतर्गत में जो देखते हैं, ये प्रक्रिया करते हैं, यह पहले राज्य सरकार के बाद से देखेंगे। जैसे मान लो नीतीश कुमार जी अपने बिहार के मुख्यमंत्री है, तो इनका दायित्व बनता है कि बिहार में होने वाले जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसको देखरेख करेंगे, जो चीज की हमारी आवश्यकता पड़े उसका पूरा करेंगे। जैसे मान लो बिहार में हमको उद्योग की आवश्यकता है, बिहार में मान लो कि बरौली में जैसे माटी के तेल निकल गया है,
लिख रहा है ना। तो इस माटी के तेल को निकलने का मुख्य जो कारण है, डीजल भी शायद मिला है कि मिल जा रहा है बरौली में, तो ये जमीन कौन पकड़ लेगा? सरकार अपने अंदर में ले लेगा। ये जो जितने भी हमारे संसाधन निकलेगी, ये बिहार सरकार इसको यह राज्य के अंतर्गत में आ जाएगा और इसी को क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन के रूप में चला जाएगा और उसके मुआवजा सरकार देकर उस व्यक्तिगत संसाधन को लेकर राज्य के अंतर्गत में आएगा और वह राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। कोई डाउट? कुछ समझ में आ रहा है बात को? तो यहां पर खुल के बोल रहे हैं इस चीज को कि तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश के अधिकतम नहीं होती है। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। जैसे मान लो कि 200 किलोमीटर के बाद से कोई चीज मिलता है, मान लो कि अंडमान निकोबार है, भारत के अंग है, जो भारत से 20,000 किलोमीटर दूरी है ना? इसे 20,000 नहीं है ना, कितना है उसको थोड़ा सा देख लेना, देखो हम कंफ्यूज पड़े हुए हैं। तो अंडमान हमारा लास्ट छोड़ हो गया अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार हमारे भारत का अंग है, तो वहां से समुद्र का हक हमारा कितना बन गया? उसके मूल बिंदु जहां होगा, तट रेखा होगा, वहां से 200 किलोमीटर अंडमान निकोबार का। अब फिर उसके नजदीकी होगा तब राष्ट्रीय सम्मेलन करके हम अंतर्राष्ट्रीय से पूरे देश से ला लेकर कि देखिए हमारे सामने मिला हुआ वस्तु है, हमारे सामने का जो खदान है उसको हमारा अधिकार बनता है क्योंकि मेरे नजदीकी है। तो पूरे लोग सहमत होंगे तो आपका हक होगा, नहीं तो वह अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत में आ जाएंगे। जैसे मान लो कि यह बॉर्डर खींच देते हैं, यह बॉर्डर हो गया, यहां से जो बॉर्डर पड़ा है, इस बॉर्डर के जैसे मान लो ये पोडियम का लास्ट छोर है, तो इस बॉर्डर के वास्ते इधर का स्टूडेंट का होगा, इधर से मेरा होगा, ठीक है। बीच में बॉर्डर पर ही कुछ मिल जाए तो दोनों आदमी में झगड़ा होगा, समझ में आ रहा है? तो हम लोग दोनों आदमी राय करेंगे ना कि बांट लिया जाए। सेम वही प्रक्रिया होती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंतर्गत में। समुद्र के किनारे का जो किनारा होती है उनकी लास्ट बॉर्डर होती है, जो तट सीमा होती है, वहां से 200 किलोमीटर किसका हो गया? राज्य सरकार का है। 200 के बाद मिलता है, उसके सामने मिलता है, तो अब किससे सहमति लेंगे? अंतर्राष्ट्रीय से, कि ये देखिए 300 किलोमीटर में इतना इतना जो है हमारे सामने है, वो मेरा हक है उस पर। कोई डाउट? जैसे कभी कभी हम लोग जाते हैं टेम्पू वम्पू से साइकिल जाते हैं, कोई रोड पर गिरा हुआ सामान मिलता है, जो चला रहा है देखा वो है, उतर के जो उठाता है उसका हो जाता है। ऐसे नहीं होता है, जो उठ के उठा लिया उसका हो गया। तो सहमति होगा तो बराबर बराबर देगा, नहीं तो जो उठाया उसी का है। वो भूत पिचास डाइन भूतिन के उठाए तो, चाहे हीरा मोती सोना उठाए तो उसका हो गया। तो यह सेम प्रक्रिया इस पर करता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में। कहते हैं कि आप किसी, देखना इसमें एक बॉक्स में दिया है, क्या आप जानते हैं किसी देश की तट रेखा 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र, कहता है कि आव्जनिक अधिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ देगा, तो इसको ध्यान रखना, इसको भी शेयर में नोट कर लेना। कोई डाउट? ऐसे भी वीडियो अपलोड करते जाता, तुम लोग एक बार वीडियो भी देख लेना कि एक बार दो बार में तुमको याद हो जाएगा पूरे के पूरे। ये सब कंपटीशन में काम में आएगा, कंपटीशन के लेवल कहीं पढ़ाते हैं डायरेक्ट, तुम लोग का परेशानी ना हो। कहते हैं विकास के स्तर पर भी संसाधन 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर? विकास के आधार पर। अब देखना तुम लोग को समझ में आ रहा है टॉपिक? बहुत अच्छा लिखा है यार, आसान भाषा में है। ज्योग्राफी आना चाहिए। 9th के ज्योग्राफी हार्ड है, 10th के ज्योग्राफी के मुताबिक, भूगोल के मुताबिक 10th के जो ज्योग्राफी है ये टॉप है, सॉरी इजी है। 9th के बहुत टॉप है। इतना टेढ़ा टेढ़ा नाम है, इतना टेढ़ा टेढ़ा हिमालय, झील, नदियां है कि तुमको याद है नहीं। तो इसमें तो है नहीं, संसाधन के बारे में खाली दिया है, भूमि के बारे में दिया है, मिट्टी के बारे में दिया है, फसल के बारे में दिया है। और जाओ 9th में तुम लोग तो पढ़ा ही होगा, पूरे के पूरे हालत खराब हो जा रहा है। विकास के आधार पर संसाधन 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला संभाविक संसाधन। लाना इधर पानी नहीं है क्या? हो बड़ा गदन है यार, कैसे का पानी है? कल का कोनो बात नहीं है। तो पानी भी चेंज कर दिया जाए महाराज। तो विकास के स्तर पर भी संसाधन के 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्या है? संभावित संसाधन। संभावित संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र को विशेष में मौजूद होती है, जिससे हम उपयोग के लगे जाने की संभावना रहती है, इसका उपयोग सब अभी तक नहीं किया गया हो। जैसे कहता है कि हिमालय क्षेत्र से खनिज जिसका खनन अधिक गहराई में होते हैं, इसके कारण दुर्भाग्य यह है कि महंगा है। इसी प्रकार राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र में एवं सौर ऊर्जा के असीमित संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इसका सही रूप से विकास नहीं हो पाया है। स्वाभाविक संसाधन मतलब हमको आवश्यकता है
लेकिन हम कर नहीं रहे। जैसे अभी हम बात कर जाए तो हमें आवश्यकता है कि हमें कोचिंग में इन्वर्टर लगाया जाए, पैसा नहीं है कि हम लगाएं। सेम वैसा ही हमारे राज्य में वो चीज़ है, विराजमान है, वो वस्तु हमको पता है कि वहाँ पर कुछ है, लेकिन हमें उसको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, या तो हमारे पास उसकी भी जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन आने वाली चीज़ हमको पता है कि आने वाले समय में उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसी को क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे इसको? जी, संभाविक संसाधन कहेंगे। याद रहेगा? गुड। विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग है तो मात्र गुणवत्ता पर निर्भर हो चुका है। पूर्णतः यह भी एक क्या है? संसाधन है। जैसे में बताया जा चुका है कि संसाधन का विकास तकनीकी और उनकी सौभाग्यता पर निर्भर करती है। सुनना ध्यान से, इसमें एक बॉक्स में कुछ तुमको दिया था, बॉक्स को हम ऊपर निकल गए, थोड़ा सा अगला पेज में जो था तुम लोग का। क्या आप जानते हैं कि गुजरात के भुज सौर ऊर्जा का एक आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? देखो सच में ये बहुत अच्छा चीज़ है यार। सौर ऊर्जा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने अपने छतों पर, अपने अपने घरों में इस चीज़ को लगाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है यह। इसका लगा लेंगे लनो तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो आने वाले समय में बहुत लॉस होने वाला है। क्या हम लोग पानी का लॉस नहीं कर रहे हैं? बिजली में बहुत कर रहे हैं, बहुत नष्ट कर रहे हैं। पूरे देश समझदार हो जाएगा तो हम लोग सच में विकसित हो जाएंगे, एकदम एकीकरण के रूप धारण कर लेंगे, राष्ट्रवाद बन जाएंगे। जो राष्ट्र के लिए जो लड़ रहे हैं ना, राष्ट्रवाद घोषित हो जाएंगे। नहीं तो कष्ट काटना ही है, बहुत कष्ट काटना है, थोड़ा नहीं बहुत कष्ट काटना है। तो देखना, विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिसका संरक्षण उपयोग है तो मात्रा गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्ण भी यह एक क्या है? यह एक बताया जा चुका है कि संसाधन का विकास तकनीकी और उनकी सौभाग्यता पर निर्भर है। मतलब हम इसको जैसे मान लो कि कोई ऐसा वस्तु जिसको हम तकनीकी से, जैसे मेमोरी कार्ड का चिप्स जो बनता है, उस पत्थर को हम नहीं जानते थे। आज से अगर 100 वर्ष पीछे जाते तो उतना लोग उपयोग नहीं करते थे, लेकिन जब हम उसको जान गए तब उसका प्रयोग करते हैं। इसी को विकसित विकास संसाधन के अंतर्गत में आते हैं। अब हमको लगता है समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा कि और बिटाएं, एक बार सिखाएं। लास्ट टॉपिक में क्या है फिर रिपीट करके पढ़ाते हैं, कैसे तुम लोग देख रहे हैं बड़ा उदास बैठा है। विकसित संसाधन, पहले स्वाभाविक संसाधन जो हमें पता है लेकिन हमें आवश्यकता नहीं पड़ा, हमको आगे पता है कि उसकी जरूरत पड़ेगा। जैसे मान लो फाठा रखे तो हमको पता है कि तुम लोग मारने की जरूरत पड़ेगा, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे। सेम उसी की तरह यह है विकसित संसाधन। हम इसको पता था हमको जरूरत है, विकसित हो गया, सब इसको उपयोग करना जान भी गए, इसको हम खोज कर बैठे हुए हैं कि यह चीज़ है, यह हमारे काम का है, इसको उपयोग करें, तो धीरे धीरे हम इसको उपयोग करते जा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? उसी को बोलते हैं, मतलब ऐसे संसाधन जिसका संरक्षण प्रांत उपयोग है तो मतलब हमको जब इसकी आवश्यकता पड़े तुरंत निकाल के प्रयोग करना शुरू कर रहे हैं। मात्रा और गुणवत्ता पर निर्भर हो चुका है, मतलब हमको कितने मात्रा में इसको चाहिए, कितना गुण चाहिए, इसके हिसाब से हम इसका उपयोग करना शुरू करते हैं। या पूर्ण में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधन का विकास तकनीकी और उसकी सौभाग्यता पर निर्भर करती है। मतलब इसकी तकनीकी पर डिपेंड करता है कि हमें, जैसे मान लो मिसाइल बम है, यह हमारे क्या है, हमारे तकनीकी पर डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ की जरूरत है, उसमें कब छोड़ना है कब नहीं छोड़ना है। विकसित करके बैठे हुए, जैसे मान लो अभी देश से मार हो जाए तो हम क्या बना कर रखे हैं ना सारी मिसाइल, दे दनादन देते जाएंगे उनको। ये हमारे पास संसाधन है। आपको समझ में आ रहा है? ये हमारी सुरक्षा के लिए संसाधन है। ऑलरेडी हम तकनीकी की मदद से इसको हमने रिसर्च करके, इसको खोज कर इसको हम बैठे हुए हैं। कोई डाउट? देखो हम बता रहे हैं कि यह हमारे बताने की जो शैली है, ये हम फिक्स नहीं कहते हैं कि यही बताने की तरीका ही सही है। हमसे बेस्ट टीचर तुमको मिलेंगे और अच्छे समझाएंगे। तुमको यही चीज़ को कॉम्पिटिशन में और डीप में पढ़ना है, और बूढ़े बूढ़े टीचर मिलेंगे तुमको एकदम ज्योग्राफी का पागल PhD कर करके बैठे हैं, वो और अच्छे समझाएंगे। लेकिन तुम जिस अवस्था में हो उस अवस्था के लिए इतने ही तुमको जानना है। कोई डाउट? अब क्लियर हुआ? शाबाश सर। एक अगला जो संसाधन है, यह संसाधन थोड़ा देखना तुम लोग, भंडार संसाधन। ये तुम लोग जानता होगा, जैसे हम लोग अपने भंडार के रूप में मान लो कि डेयरी में गेहूं भर कर रख लिए। जैसे तुम लोग पटना का गोल घर के बारे में सुना होगा नाम, ये क्या है, गेहूं के लिए अंग्रेज बना के रखे थे अपने, गेहूं रखने के लिए। डेयरी में हम लोग गेहूं रख लिए
और जब हमको आवश्यकता पड़ा तब उसको निकाल कर प्रयोग करते हैं। जैसे यह भारत सरकार क्या है, FCI जो गोदाम बना कर रखती है, सारी गेहूँ अनाज उसी में रखती है कि गरीबों की आवश्यकता पड़ता है, किसानों की आवश्यकता पड़ता है तो निकाल कर देता है, ले लो भाई, अंत्योदय ले लो, BPL ले लो, हरा कार्ड, लाल कार्ड, पीला कार्ड से बढ़ता रहता है ना राशन कार्ड में, सब दे रहा है। ये सब अपने गोदामों में रखता है, जिसको हम लोग फैक्स भी बोलते हैं। फैक्स में भी सामान खरीदते हैं, गेहूँ धान खरीद कर रखते हैं, गोदाम में FCI में जाता है। FCI में बहुत पैसा मिलता है, मैट्रिक बाद ही इसका वैकेंसी आता है। मेरा हुआ था FCI में, तो सैलरी कितना था, 8,000 छोड़ दिए थे। आज पता है FCI की सैलरी कितना है, 80, 90, 50 इसके बीच में चल रहा है। और इतना धांधली उसमें चोरी होता है, पूछो मत। बहुत नौकरी छोड़ने के बाद से हम तुमको पढ़ा रहे हैं, बहुत छोड़ते थे, 8,000 10,000 सैलरी देखेंगे हम नहीं, इतना तो हमको घर से खाने को मिलता है पैसा, इसका नतीजा देखो भोग रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना। ऐसे संसाधन जिसका पर्यावरण के उपलब्ध होते हैं, ध्यान से, ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं के पूर्ति के समक्ष है, मतलब आवश्यकताओं के लिए समक्ष है, पर्यावरण में है, लेकिन उपयोग है तो उपयोग औद्योगिक के अभाव में उन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। जैसे मान लो कि हम लोग कोई भंडारी, मतलब पूरे मिट्टी में कहीं है, कई पर्वत, जैसे मान लो हिमालय है, हिमालय का जो बर्फ है, हम लोग देखिए रहने बड़ी ऊंचा पर्वत है भाई। ज्ञान, अगर कुछ हम लोग के पास ज्ञान होता, कुछ नैतिकता होती, कुछ हमारे पास इंजीनियरिंग होते, वैसे वैसे पढ़े लिखे व्यक्ति साइंटिस्ट होते, जिसकी हमारा टेक्निकल ज्ञान बढ़ा होता, तो हम बर्फ पे कुछ बनाते, तो हिमालय गायब। अंटार्कटिक में उतना पड़ रहा है, इतने मान लो धुआं है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कंपोस्ट हम लोग तरफ पूरे के पूरे एकत्रित हो रहा है। जानकारी होता तो कंपोस्ट को हम कुछ में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो अभी भी हम लोग, तुम जो कुर्सी पर बैठे हो, ये कचरा है, जानकारी हो गया तो इसको क्या कर लिए, उपयोग कर लिए। नहीं तो क्या होता, भंडारी के रूप में रहता, भंडार होते जाता, लगते जाते ठेला, पूरे गोला बन जाते, फिर हम उसका कोई काम नहीं कर पाते इसमें। तो कुछ ऐसी भंडार साधन है जिसको हम देखते हैं लेकिन सोच नहीं पाते कि इसको क्या पे। जैसे मान लो बड़े बड़े पत्थर है, चट्टान है, तो हम लोग दो चीज़ जानते हैं कि चट्टान से भाई क्या बना सकते हैं, सीमेंट बना लेते हैं। तो ले पत्थर तोड़, ले सीमेंट बनाई। अगर नहीं जानते तो पहाड़ वैसा ही रह जाता। ऐसे ही बहुत सी ऐसी चट्टान है, पर्वत है, जिसके उद्योग के बारे में हम नहीं जानते, उसके उपयोग की जानकारी नहीं है, वो ऐसा ही पड़ा हुआ है। हाँ, आने वाले समय में जब हम उसकी जानकार हो जाएंगे, खोज लेंगे, उसके बारे में हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, तब हम उसको क्या करेंगे, उपयोग करना शुरू कर दें। इसी को बोलते हैं भंडार संसाधन। कोई डाउट नहीं, खुद लिखा है, केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए जल, समुद्र का जल है 97% है। आज हम लोग जानते, इसलिए समुद्र के जल के कुछ बनाओ, उसी से बिजली बनाते और कुछ बनाते, तो हम लोग पीने वाला पानी बच जाता। नहीं जान पा रहे हैं, उसका खारा पानी को निकालने की प्रक्रिया हमारे पास कम है, उसको दैनिक जीवन में उपयोगी नहीं कर पा रहे हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, यौगिक है, मिश्रण हो रहा है, जिसे ऊर्जा के उत्पादन में असीमित क्षमता छिपी हुई है, लेकिन उच्च तकनीकी के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर इतना प्रेडिक्टेबल हमारे पास 118 कुछ ब्लैंक पड़ा हुआ है, कुछ जान जाते यार, दवा खोजते, प्रेडिक्टेबल का रिएक्शन कराना जानते, अब क्रिया जितने कराते, बेस्ट नया नया चीज़ को खोजते, रिसर्च करते, साफ हवाई में उड़ते हम लोग, जानकारी नहीं है। अगर हम खुद बात करें, अगर हम ही बेस्ट टीचर होते तो तुमको और अच्छा चीज़ सिखाते, पूरा बढ़िया समझाते, पूरा हमको और जानकारी होता, तुमको और अच्छा ज्ञान देते, रोज प्रयोगशाला में की तरह यहाँ पर लैब कराते, तुम और विकसित होते। पता रहेगा तब तक कराएंगे। तो यह सारी चीज़ क्या है, इसी को भंडारित संसाधन कहते हैं। प्रेडिक्टेबल पढ़ा ना इतना, इस प्रेडिक्टेबल में मान लो हाइड्रोजन में कोई चीज़ को गैस कर मिश्रण कर देते, कुछ नया गैस बन जाता, खाना बनाने में आसान हो जाता। मिश्रण गैस पूरे वायुमंडल में पड़ रहा है, इसमें से निकाल कर हम लोग ऑक्सीजन निकालने के लिए अलग बटला बनाकर बेचना शुरू करते, जानकारी होता तब बिजनेस करते। तो ऐसे ऐसे चीज़ को क्या करते हैं, भंडारित संसाधन करते हैं। कोई डाउट? बस संचित कोश संसाधन जो अगला है, क्या है, संचित कोश संसाधन। वास्तव में ऐसे संसाधन, एक हल्का सा देखना बॉक्स में था बाबू, नहीं पढ़ा पाए थे। क्रियाकलाप, आपके आसपास के क्षेत्र में निरीक्षण, स्वभाव्य और संचित कोश संसाधन के एक सूची तैयार करना है। तब पहले इसको बारे में पढ़ लो कि संचित कोश संसाधन क्या है। वास्तव में एक ऐसे संसाधन जिसका भंडार संसाधन के ही अंश है, जिसके उपलब्ध तकनीकी के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है। इसका तत्काल उपयोग आरंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। जैसे नदी का जल, भविष्य में जल के विद्युत उत्पादन के लिए क्या होगा, उपयोग होगा।
जैसे बोरिंग है, बोरिंग के पानी में नहीं पी रहे हम लोग, कहाँ पीते हैं? तालाब वाला का उपयोग, पहले लोग तालाब के पानी पिया था, लेकिन अब प्रयोग करना छोड़ दिया है। अब सबका नलकूप से पानी पीना शुरू कर दिया है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए क्या है? फिर हम लोग तालाब में आएंगे, ना का सवाल है ही नहीं सकता है। फिर हम लोग लकड़ी के, जैसे हम लोग खाना पहले बनाते थे लोग, छोड़ के एलपीजी कर रहे हैं। एलपीजी गैस खत्म हो जाएगा, जब लुप्त हो जाएगा, अनवकरणीय, हम लोग क्या पढ़े अभी, अनवकरणीय संसाधन, जिसको एक बार प्रयोग करने में लाखों वर्ष उसका डबल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एलपीजी खत्म होने का कगार पर है, मतलब भविष्य में खत्म होगा, तो फिर हम खाना कैसे बनाएंगे? कुछ ना कुछ तो तकनीकी हमको ढूंढना पड़ेगा, तो जिससे हम अपने जीवन यापन करें। जैसे गोबर गैस, मीथेन गैस, इसका इस्तेमाल करना लोग शुरू कर दिए, गोबर गैस से लोग खाना बनाना शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे जो मतलब हमारे आसपास में है, भंडारित है, तकनीकी कारण हम नहीं जान पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम संचित कोष संसाधन कहते हैं। जैसे कहते हैं उपयोग हो सकता है, वर्तमान में इसका उपयोग अत्यधिक सीमित है। ऐसे संसाधन वन, बांध, जल के रूप में संचित है। तो कहता है ऐसे संसाधन को अपने गाँवों में ढूंढना है। जैसे मान लो पोखरा होगा तो ढूंढो, कोई ऐसा पर्वत है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, वो ढूंढो। तो हम लोग क्या कुछ है ना, बालू है, इस बालू पर अगर हम लोग बढ़िया जानते, खेती उती करना जानते, तो कुछ करते ऐसे ही पड़ा हुआ, खरही है, पड़ रहा है, ऐसे ही पड़ा है, मिट्टी है, कुछ बंजर है, कुछ चरागाह जमीन है, ऐसा ही पड़ा हुआ है। ये सभी क्या है? संचित कोष, मतलब भंडार संसाधन के अंतर्गत के ये भी आता है संचित कोष संसाधन। कोई डाउट? चावस। अब अगला जो टॉपिक है हम लोग का बाबू, कि संसाधन का नियोजन क्या है? क्या चीज? संसाधन का नियोजन। संसाधन का विवेक पूर्वक उपयोग ही संसाधन नियोजन है। विवेक पूर्वक मतलब हमको कैसे उपयोग करना है। इस जैसे मान लो तुम रील देख के डाटा 1 GB खत्म कर देता होगा, 2 GB, अब क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो बोलेगा नहीं, हमको पता है सत्य बनेगा सब, लेकिन हमको जहां तक अनुमान है कि तुम लोग 2 GB डाटा रील में खत्म करता है। आज उसको इस्तेमाल तुम लोग करता उपयोग में लिए, कुछ उद्योग के लिए। क्या तुम लोग कमा नहीं सकता है? कमा सकता है। उस डाटा को इस्तेमाल करता पढ़ने में, अपने एकत्रित करता ज्ञान को, तो वह प्रयोग में आता, संसाधन के रूप में आता। लेकिन रील में ले स्लाइडिंग, ले स्लाइडिंग, ले स्लाइडिंग, वाह वाह वाह, यहाँ से रहे आगे बैठ के, जाके कैमरा बनाए तो कहते हैं अभी तुमको सुनाते चार को। वर्तमान में परिवेश में संसाधन का विवेक पूर्वक उपयोग हमारे सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है। सुनना ध्यान से। वर्तमान में कहता है कि परिवेश के संसाधन का विवेक पूर्वक उपयोग हमारे सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है। संसाधन का विवेक पूर्वक दोहन है तो सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन का नियोजन की एक प्रथम प्राथमिकता है। हमको ये चीज़ भविष्य में लिए आगे से संसाधन के लिए सतर्क हो जाना जरूरी है। जैसे हम लोग का पेरेंट्स क्या करता है, हम लोग के लिए घर बनाता है पहले, फिर कुछ पैसा को एकत्रित करता है, फिर कुछ जमीन खरीद देता है खेती के लिए। इसके मतलब हम लोग को जीने के लिए संसाधन को बनाता है, वह चक्रीय हम लोग चलता है, फिर हम लोग अपने बच्चे के लिए उसे करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोग सतर्क हो जाना है कि संसाधन में आएगा। जैसे मान लो कि हम लोग के पास एलपीजी गैस, पेट्रोलियम, इस सब के लफड़ा होने वाले हैं। आने वाले समय बहुत सा खनिज का, बहुत सा तत्व का क्षति होने वाला है। तो ये सारी चीज़ जो लुप्त हो रहा है, इसके बारे में हम लोग पहले से एकत्रित होना है। एक चुनौती बन के सामने आने वाला है। हाँ, हो सकता है कि यह चीज़ हम लोग ना देख लेंगे, हम लोग आने वाली पीढ़ी ये चीज़ की सामना करेगी, वो देखेंगे कि भाई एक चुनौती बन रहा है। संसाधन नियोजन किसी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होती है। देखो अभी क्या बोले, संसाधन है, हमारी संसाधन हम विकास करेंगे तो हमारे राष्ट्र की विकास होगी। यह माने रखता है। यह चीज़ को हमेशा समझ कर रखना, हमारे विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। भारत जैसे देश के लिए तो अपरिवाह कार्य है कि संसाधन की उपलब्धता पर अत्यधिक विभिन्नता के साथ साथ कहते हैं कि संघ जनसंख्या विकसित है। यहाँ कई ऐसे प्रदेश है जहाँ संसाधन संपन्न है। यहाँ पर कुछ देश है जहाँ पर संसाधन क्या है, संपन्न है, लेकिन कुछ ऐसे देश है जहाँ पर संसाधन संपन्न नहीं है। कई ऐसे भी देश है जहाँ पर जो संसाधन की दृष्टि से काफी विभिन्न है। कहते कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहाँ एक ही प्रकार के संसाधन का प्रचुर भंडार है, अन्यथा दूसरे संसाधन को गरीब है। ऐसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये राज्य है जो एक ही प्रकार के यहाँ पर संसाधन है। कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पर संसाधन है ही नहीं, जिसके लिए बहुत सा दयनीय स्थिति झेलना पड़े। जैसे बिहार में मान लो उद्योग कहाँ है, कितना हम लोग को परेशानी होता है। कहते यदि कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ खनिज कोयला प्रचुर भंडार है, उसी प्रकार बिहार में चूना पत्थर, बिहार में ध्यान से रखना, चूना पत्थर बहुत बड़ा एग्जाम पूछता है, चूना पत्थर पराइट जैसी खनिज जो धनी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु कहते हैं कि कतिपय कारणों से उसकी विकास नहीं हो पाया है।
राजस्थान में सौर ऊर्जा के एक साथ साथ पवन ऊर्जा के प्रचुरता है, परंतु यहाँ राज्य का जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। राजस्थान में भाई है निर्धन है, पानी नहीं है, सौर ऊर्जा वहां पर चल रहा है। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे क्षेत्र जो शीत मरुस्थल क्षेत्र भी अन्य भागों में अलग अवर थलग है हो गया है। तुम लोग लद्दाख के बारे में सुना होगा, कश्मीर में है जब बंटवारा हुआ था। लेकिन यह प्रदेश संस्कृति विरासत की धनी है। यहाँ जल, महत्वपूर्ण खनिज और मौलिक अवसंरचनाओं की बहुत कमी है। अतः राष्ट्रीय और प्रत्येक तथा अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधन के समायोजन संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की अनिवार्य आवश्यकता है। तो कुछ ऐसी चीज होती है कि जहाँ पर संसाधन है तो एक ही प्रकार का संसाधन है, कहीं संसाधन है तो प्रचुर मात्रा में संसाधन है, कहीं संसाधन है ही नहीं, कहीं संसाधन है तो उसकी जानकारी ही नहीं है। आप समझ में आ रहा है? तो इस सारी चीज, जैसे भारत ऐसे देश है, ये विभिन्न प्रकार के संसाधन से वर्जित है और विभिन्न प्रकार के संसाधन भी है। कोई डाउट? तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भारत में संसाधन का नियोजन, जो अगला पार्ट बनाएंगे, पार्ट 3। ठीक है, कुछ समझ में आया? चलो।